नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम विशेष में एक बेहद ख़ास विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं सहिष्णुता की, भारत के उस परंपरा की जिसके लिए भारत जाना जाता रहा है। भारत देश अपनी सहिष्णुता और संवाद परंपरा के लिए चिरकाल से जाना जाता है। भारतीय दर्शन परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन हैं तो 6 नास्तिक चिंतन भी हैं। द्वैत है तो अद्वैत भी है, कर्मकांड है तो भक्ति भी। तरह तरह के मतांतरों, विश्वास, परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाओं को अपना देश समेटे हुए है, संजोए हुए है और जिसके लिए हम सबको गर्व है। अपने सर्व समन्वयकारी रूप के कारण भारतीय संस्कृति की विश्व भर में पहचान रही है। लेकिन कालांतर में आधुनिक भारत में राजनीति के कारण धर्म और जातिगत विद्वेष बढ़ा है, बल्कि अब तो राजनीति का आधार ही यही दोनों हैं। बांटो और राज करो के ब्रिटिश शासन पद्धति को आज़ादी के बाद भारतीय नेताओं ने ऐसा आत्मसात किया कि आज तक वो उसी लीक पर चल रहे हैं। लोकतंत्र में बहुमत की सत्ता होती है, ऐसे में बहुमत के लिए राजनीतिक दल धर्म और जाति के खांचों में आपस में बांट लेते हैं वोटरों को और उसका सियासी लाभ उठाते हैं। ये राजनीति वैमनस्य पर आधारित होती है। बांटने के लिए एक दूसरे से नफरत जरूरी है, जिससे सामाजिक समूहों के बीच एक दूसरे के प्रति उदारता और सहिष्णुता खत्म हो जाए। अब तो जीवन के हर क्षेत्र में असहिष्णुता का बोलबाला है। अल्पसंख्यक, दलित और महिलाएं इसी असहिष्णु व्यवहार का सबसे बड़ा शिकार होते आए हैं और हो रहे हैं। तो आज हम विशेष में बात कर रहे हैं असहिष्णुता की सियासत की। समाज, संस्कृति, सियासत, सिनेमा से लेकर सड़क से संसद तक असहिष्णुता के कारणों और प्रभावों पर आज एक नज़र विशेष में। साहित्य और सिनेमा को समाज का दर्पण माना जाता है, लेकिन साहित्य और प्रचार में बुनियादी फर्क उद्देश्य का होता है। साहित्य के मूल में मानवता होती है तो प्रोपेगेंडा में राजनीति। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में काफी उत्तेजना है। इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर राजनीतिक दल खुलकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं तो समाज में भी इस फिल्म को लेकर तनाव है। कहा जा रहा है कि इस तरह की फिल्म से समाज में असहिष्णुता को और बढ़ावा मिलेगा और असहिष्णुता का वातावरण बनेगा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए इस रिपोर्ट में। सवाल कश्मीर फाइल्स का नहीं, कश्मीर फाइल्स के समाज पर पड़ने वाले असर का है। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम दंगों की नजर से ये फिल्म लोगों को दिखाई जा रही है और हिंदुओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। लोगों को एक राजनीतिक विचारधारा के लोग मुफ्त में सिनेमा हॉल में ले जाकर फिल्म दिखा रहे हैं। फिल्म में आतंकी बर्बरता से उमड़े गुस्से को पूरे देश के लोग में जमा किया जा रहा है। खुलेआम दंगों के लिए उकसाया जा रहा है। हिंदू सांप्रदायिकता का दूसरा नाम राष्ट्रवाद और देशभक्ति का नाम दिया जा रहा है। खुलेआम मुस्लिमों का खौफ बिठाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर बात करने से पहले कश्मीर फाइल्स के सियासी इस्तेमाल पर बात करना जरूरी है। आलम ये रहा कि अगर गलती से कोई मुसलमान अगर फिल्म देखने सिनेमा हॉल चला गया तो उसके साथ बदसलूकी की गई। कौन है ये लोग जो हिंदुओं को कट्टरपंथी और हिंसक बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं? दिल्ली के निकट गुरुग्राम के एक सिनेमा हॉल के इस वायरल वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ फिल्म पूरी होने के बाद आरएसएस की प्रार्थना गाई गई।
एक दिलचस्प मीडिया रिपोर्ट से ये भी मालूम हुआ है कि सिनेमा हॉल में भड़काऊ भाषण देने के 2 आरोपी किसान आंदोलन के विरोध में स्थानीय प्रदर्शनकारी के तौर पर पेश किए गए थे और फेसबुक पर मुस्लिमों के खिलाफ पोस्ट डाली। खास बात यह है कि नफरत के इस खेल के नायकों को आप जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों में आप देख सकते हैं तो किसान आंदोलन का विरोध करते देख सकते हैं। इनकी भाषा भी एक सी होती है। मसलन सिनेमा हॉल में एक शख्स ये कहते सुना जा सकता है कि अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं छोड़ी तो कश्मीर के बाद ये सभी केरल और पश्चिम बंगाल में दोहराया जाएगा। हमने दिल्ली के दंगे देखे हैं। यही भाषा बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की थी। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था। उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही। आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। बहरहाल कश्मीर फाइल्स उसी तरह देश को बांटने के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद का खौफ पैदा किया जा रहा है। ऐसे लोगों को दिल्ली दंगों से लेकर जेएनयू पर हुए हमलों, सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलन के वक्त प्रदर्शनकारियों को धमकाने वालों के बीच पहचाना जा सकता है। और हो भी क्यों ना, बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म को देखने की हिमायत कर रहे हैं। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार कहते हैं कि जिसकी देश को जोड़ने की जिम्मेदारी है वही देश को बांटने वाले के लिए झूठ का प्रचार करने वाली फिल्म का प्रचार कर रहा है। जिस फिल्म की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, उस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। ऐसे में हालात ये हैं कि लोग फिल्म को इतिहास समझ बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सुनने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि आतंकी वारदातों को आम मुसलमानों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जितने कश्मीरी पंडित साजिश के शिकार हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुसलमान मारे गए हैं। शरद पवार खुद बताते हैं कि पलायन के वक्त बीजेपी की मदद से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और बीजेपी नेता जगमोहन पर वहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। आज एक कई फिल्म निकाली कश्मीर के बारे में। वो फिल्म में क्या दिखा है मुझे मालूम है, आप में से किसने देखा होगा। वो फिल्म देखने के बाद केजरीवाल की हुकूमत ठीक तरह से काम करती नहीं होगी तो इसके खिलाफ डालीजिए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर माइनॉरिटीज के बारे में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसी बात की और इसलिए नारा देना ये समाज के फायदे की बात नहीं। बहरहाल सवाल तो और भी कई उठाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी को इतनी ही फिक्र थी तो इस मुद्दे पर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लिया था? और जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन था तो जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के इंतजाम के बजाय उनके पलायन के इंतजाम किए। इस मामले में कांग्रेस भी अपना विरोध जता चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि जब राजीव गांधी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर संसद का घेराव किया था, तब सरकार जम्मू कश्मीर में सेना को भेजने को तैयार हुई थी। कश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे, सिख भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, उग्रवादी उन्हें डराते रहे, उन पर हमले करते रहे। वीपी सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती रही। जगमोहन जी वहां गवर्नर बने रहे,
रथ यात्रा के संचालक मोदी जी एडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालते रहे। केवल एक व्यक्ति और एक दल उठा जिसने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के पलायन का, उन पर आतंक फैलाने का, उनके कत्लो गैरत का, उनके कत्ल का विरोध किया। उनका नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने संसद का घेराव किया। हालात ये बन गए हैं कि कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री किए जाने का विरोध करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर बीजेपी कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में हो रहे इस प्रदर्शन के सामने दिल्ली पुलिस लाचार और आपाहिज नजर आती है। सारे बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी दरवाजे तक पहुंच गए। सीसीटीवी और बूम बैरियर तोड़ दिया गया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या मामले के समय से बॉलीवुड को आतंकित करने का काम किया जा रहा है। फिर आर्यन खान का मामला भी मुसलमानों को निशाने पर लेने का बहाना बना। साथ ही फिल्म जगत में एक खास तबका उभर कर आया, जिसके मुताबिक देश को असली आजादी तो 2014 के बाद मिली है। 1947 में जो मिली थी वो भीख थी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? दरअसल मुल्क की हर कौम ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लेने के बजाय मुखबिरी करने वालों को अपना नायक मानते हैं। तब देश के बंटवारे के लिए यही सांप्रदायिक शक्तियां जिम्मेदार थी। आज वही ताकतें बंटवारे का जिम्मेदार बता रही हैं, जिन्होंने पैर छूकर अहिंसक महात्मा को गोली मार दी थी। देश की सहिष्णुता की हत्या उस दिन महात्मा गांधी के साथ हो गई थी, लेकिन वही कायर हिंसक देश की सत्ता पर हमेशा के लिए काबिज होने के लिए भगवा कपड़ों में देश में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। दरअसल बॉलीवुड में बनी फिल्मों में देश की आज़ादी के बाद देशभक्ति, भाईचारा, प्रेम, भावी भारत के निर्माण का सपना दिखाई पड़ता था। ये फिल्में कहीं न कहीं बंटवारे के गहरे जख्म को भरने का काम करती थीं। इनके जरिए इंसानियत को तरजीह दी जाती थी। ये सुखांत सिनेमा था। बाद में वही बॉलीवुड युवाओं के आक्रोश और राजनीतिक भ्रष्टाचार का आईना बना। ये समानांतर सिनेमा के रूप में सामने आया, जिसमें समाज के मोहभंग का दौर दिखाई देता रहा। लेकिन अब जाने अनजाने सिनेमा विभाजनकारी राजनीति का हथियार बनता जा रहा है। अब सत्य के नाम पर अर्धसत्य परोसकर राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी चल रही है। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में फैक्ट और फिक्शन के बीच की दूरी को ख़त्म कर रही हैं। सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि खास मकसद से फैक्ट और फिक्शन का इस्तेमाल करना आने वाले वक्त में समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक कैसे साबित नहीं होगा। वैसे राजनीति की सेंट्रल थीम अब सहिष्णुता रही ही नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देकर कहते हैं कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन करती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिंदू प्रधान राजनीति से जुड़े अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई दिखती हैं। समान नागरिक संहिता, CAA, NRC, जनसंख्या कानून, हिजाब से लेकर हलाल तक का मामला हो या खुले में नमाज पढ़ने से लेकर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने का मसला, अब एक दूसरे के प्रति बढ़ती असहिष्णुता राजनीतिक यथार्थ बन चुकी है और इसमें कोई भी दल अछूता नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं। इसका असर सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। जिस मुल्क में एक तरफ मंदिरों की घंटियां बजती थी तो दूसरी तरफ अजान गूंजती थी, आज एक कान को दूसरे कान में पड़ने वाली आवाज बर्दाश्त नहीं है। We have to study in entirety because there is nothing to do with some rules or nothing that. So it is a practice which was going on. Now serious objections have been raised regarding that. We will look into that. Halal is a religious practice of some community which they have believed, and they have every right to take halal food.
So government is not interfering in that. It doesn't come under any rule of the government. मुसलमानों को हलाल करने के लिए कोई रुक नहीं सकता। वो हलाल के बारे में वो उनका काम करने दो। झटका के बारे में हिंदुओं की इच्छा है, वो उनका हिंदुओं की इच्छा हिंदू करने दो। उसमें क्या कंफ्यूजन है? किसको किसके ऊपर विश्वास है वो करने दो। I demanding the government, whoever creating problem in the public domain, whether they are the minister, they are the MLAs, they are any important person, you must take action to maintain the harmony of this state. चिकमंगलूर में प्रशासन ने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने पर पाबंदी की मांग की है। हालांकि सऊदी अरब में भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखने को कहा गया है, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक मंदिर मस्जिद समेत लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। कहीं न कहीं वोटों की सियासत देश की सामाजिक समरसता को धीरे धीरे और लगातार तोड़ रही है। कर्नाटक में तो हलाल के मांस को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव सीटी रवि ने हिंदुओं से अपील कर हलाल का मीट न खाने को कहा है और इस नाम से बेचने को आर्थिक जिहाद बताया है। हलाल मतलब क्या है? What is the meaning of halal? Quality certificate? Is it quality certificate? मजहब के वजह से सर्टिफाइड कर रहा है तो इकोनॉमिक जिहाद होता है। दरअसल अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं। ऐसे में कर्नाटक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गई है। समरसता की बजाय वैमनस्य बढ़ाने के नए नए नुस्खे इजाद किए जा रहे हैं। बायोकॉन प्रमुख किरण मजुमदार शाह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर कहा कि अगर इस तरह का विवाद बढ़ा तो देश सांप्रदायिकता की आग में तबाह हो जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर लंबा विवाद छिड़ा था। आरएसएस के वरिष्ठ नेता कल्ला डका प्रभाकर भट्ट ने कहा कि जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थी देश छोड़ दें। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में गणवेश का हवाला देते हुए हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी, जिस पर छात्राओं ने विरोध किया तो हिंदूवादी संगठनों ने छात्रों को उनके विरोध करने के लिए उतार दिया था। यहाँ तक कि परीक्षाओं में ड्रेस कोड का हवाला देकर मुस्लिम छात्राओं को अनुमति नहीं दी गई। हाल ही में कुछ छात्राओं को हिजाब में इम्तिहान देने की अनुमति देने पर 7 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। हाई कोर्ट के ड्रेस कोड के पक्ष में फैसला देने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने इसे अर्जेंट मैटर नहीं माना, लेकिन हिंदूवादी संगठन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हिंदू ध्रुवीकरण के लिए मुद्दों को राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए आजाद हो गए हैं। वहीं बीजेपी की दोबारा नवगठित सरकारें ध्रुवीकरण के लिए आरएसएस के दूसरे एजेंडे को पूरी ताकत से लागू करने की तैयारी में है। मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा। वहीं अगले साल चुनाव में जाने की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को समान नागरिक संहिता का मुद्दा ध्रुवीकरण के लिहाज से मौजूद नजर आ रहा है। एक बीजेपी विधायक अजय प्रताप सिंह ने इस मामले में तुरंत कमेटी बनाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मिली सफलता से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी बुलडोजर को कानून व्यवस्था और विकास का प्रतीक बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान अब बुलडोजर मामा बन गए हैं। इंदौर में हत्या के आरोपियों की पहचान के बाद सुबह 8 बजे से उनके घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जो आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार भी पीछे नहीं है। वीरभूम जिले में राजनीतिक विवाद के चलते 5 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस से जांच का काम लेकर सीबीआई को सौंप दिया है। बावजूद इसके ममता बनर्जी का कहना है कि ये यूपी नहीं पश्चिम बंगाल है, हमें हाथरस नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमने किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को वहां जाने से नहीं रोका। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি।
ममता बनर्जी बता रही हैं कि वो बीजेपी के मुकाबले सहिष्णु हैं, लेकिन उनके राज में आम लोगों के साथ असहिष्णुता क्यों हो रही है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से सियासी हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल के निवास पर कश्मीर फाइल्स को लेकर हुई उग्र प्रदर्शन को उनकी हत्या की साजिश बता रहे हैं। लेकिन पंजाब में हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सत्ता में आने के बाद असहिष्णुता की सियासत थमने की बजाय अब और जोर पकड़ती दिखाई देने लगी है। स्पष्ट है कि लोकतंत्र पर बहुसंख्यकवाद में बदलने का खतरा मंडराने लगा है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। तो जाहिर है कि राजनीति के केंद्र में अब सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव की जगह असहिष्णुता और हिंदुत्व ने ले ली है। इसका सबसे बड़ा सबूत कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां हैं जिन्होंने त्रिपुंड, चंदन, पूजा अर्चना जैसे कर्मकांड को ही हिंदू धर्म मान लिया है। हिंदू धर्म के सहिष्णुता, भक्ति भावना, करुणा, दया, ममता जैसे मानवीय मूल्यों का अब कोई मोल नहीं रहा। हिंदू धर्म की जो भावना है वो अब बिखर गई है और हिंदुत्व का अर्थ महज मंदिर जाना, तिलक लगाना ही रह गया है, जिसकी वजह से उसे विश्व का सबसे बेहतरीन धर्म माना गया वही धर्म अब संकुचित होकर केवल राजनीतिक गलियारों में घूमता दिखता है। भारतीय राजनीति धर्म के आधारित होती जा रही है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था को हिंदू धर्म का मूलाधार मान लिया गया है। इसका समाज पर भी असर महसूस अब होने लगा है। दलितों और महिलाओं पर होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। वहीं हिंदू धर्म में सुधार के बजाय दूसरे धर्मों के प्रति वैमनस्य को ही धर्म रक्षा मान लिया गया है। जो धर्म संसद मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए आयोजित की जाती थी, अब वहीं महात्मा गांधी और मुसलमानों के खिलाफ आग उगली जाती है। बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षा संस्थान भी बढ़ती असहिष्णुता की चपेट में हैं और इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, ये बात हमारी कल्पना के परे है। लेकिन स्थिति बदली कैसे है, ये असहिष्णुता की परत कितनी काली है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की असहिष्णुता की सबसे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। जौनपुर के देवरिया गांव की दलित महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पड़ोसी के केले के फल तोड़ने के आरोप पर उनको निर्वस्त्र कर पिटाई की है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर विरोध जताया है, लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन, कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब अगले 5 साल तक चुनाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासन की आड़ में दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी पूरे देश में अव्वल हो गया है। 2018 से 2020 के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 1,39,045 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें यूपी में 36,467 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस का ये बर्ताव बताता है कि अनरिपोर्टेड मामले सिर्फ यूपी में ही कम से कम 3 गुना ज्यादा होंगे। नंबर 2 पर बिहार, नंबर 3 पर राजस्थान और नंबर 4 पर मध्य प्रदेश है। ये जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने संसद में दी है। राजस्थान में यूपी जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। हाल ही में डीडवाना और धौलपुर में दलित युवतियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यहाँ नागौर के डीडवाना में एक दलित महिला का अपहरण कर लिया गया और परिजनों के मुताबिक उसके साथ मारपीट और सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका परिवार 6 दिन से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली कांग्रेस सिर्फ चुनाव के वक्त लड़ाई लड़ती नजर आई। कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित और महिलाओं पर अत्याचार पर पार्टी सुध लेने को तैयार नहीं है। धौलपुर में तो और भी दिल दहलाने वाली घटना हुई। दलित महिला से उसके पति और बच्चों के सामने बलात्कार होता रहा, लेकिन गहलोत सरकार को पार्टी की कलह से ही फुर्सत नहीं मिली। यहीं अलवर में कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एक दलित युवक से मंदिर में नाक रगड़वाई गई थी, क्योंकि उसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि क्या यह अत्याचार सिर्फ पंडितों के साथ हुआ, दलितों के साथ नहीं।
वहीं एक दलित युवक को मूछें रखने की वजह से हत्या कर दी गई। उसके परिवार का आरोप है कि उनका बेटा अच्छा दिखता था और मूछें रखता था, जो दबंगों और ऊंची जातियों के लोगों को खलता था। हाल ये है कि राजस्थान में पिछले 5 साल में दलितों पर अत्याचार कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब भी दलितों के घोड़ी पर बैठकर बारात निकालना जोखिम से भरा है। मध्य प्रदेश के सागर में इसी साल दलित दिलीप अहिरवाल के घर पर महिलाओं से मारपीट की गई और पथराव किया गया। वहीं मंदसौर और नीमच में भी ऐसा ही हुआ। राजस्थान और गुजरात में ऐसी घटनाएं आम हैं। कश्मीर फाइल्स को लेकर सांप्रदायिकता के ज्वालामुखी को पलीता लगाने के लिए बेहद संवेदनशील वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल किए जा रहे हैं। ये सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैर बढ़ाने के लिए धर्म संसद बुलाई जाने लगी है। करीब 3 महीने पहले रायपुर में बुलाई गई एक धर्म संसद में कालीचरण महाराज नाम के एक शख्स ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। कालीचरण को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। कालीचरण के वकील ने दलील दी थी कि किताबों में लिखी बातों के आधार पर सार्वजनिक रूप से बयान देना अपराध नहीं है। 17 से 19 दिसंबर 2021 को हरिद्वार में इसी तरह की बुलाई गई धर्म संसद में भी असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले उकसाऊ भाषण दिए गए। वायरल हुए वीडियो में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने समेत धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित भाषण देते हुए साधु संत दिखाई देते हैं। वहीं एक महिला संत भी बच्चों से कॉपी किताब किनारे रखकर हाथ में शस्त्र उठाने जैसी बात कहती हुई नजर आती है। धर्म संसद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद के साधु यति नरसिंहानंद सरस्वती, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और दक्षिणवादी संगठन हिंदू रक्षा सेना के स्वामी प्रबोधानंद, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां अन्नपूर्णा समेत धर्म संसद के आयोजक पंडित अधीर कौशिक समेत बहुत से महामंडलेश्वर महंत और साधु संत जुटे। यदि हिंदू धर्म के मानवीय मूल्यों के बजाय घृणा प्रचारक बने साधु संतों के बयानों से समाज पर खासा असर पड़ता है। इन साधु संतों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। वहीं मुस्लिम महिलाओं की नीलाम बोली लगाने वाली बुल्ली बाई और सुल्ली डील ऐप बनाने वाले आरोपियों को दिल्ली की अदालत से मानवीय आधार पर जमानत मिल गई है। जनवरी 2022 को गिटहब प्लेटफॉर्म पर बुल्ली बाई नाम की एक एप्लीकेशन सामने आई थी, जिसमें लगभग 100 मुस्लिम महिलाएं जो पत्रकारिता और नागरिक समाज की प्रमुख कार्यकर्ता की तस्वीरें और प्रोफाइल डालकर उनकी बोली लगाई गई थी। इससे पहले सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐसी ही एप्लीकेशन 2020 में सामने आई थी। इसमें भी कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए लगाई गई थी। वहीं दिल्ली दंगों के दौरान बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले पर जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा कर कही गई है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन अगर आक्रामक रूप से बोली गई है तो ये आपराधिक हो सकती है। बहरहाल ये घटनाएं और इससे जुड़ी अदालती कार्रवाई तत्कालीन समाज में बढ़ती असहिष्णुता की ओर इशारा करती है। व्यवस्था में इतनी असहिष्णुता बढ़ चुकी है कि सरकार ने 84 साल के समाज सेवी स्टेन स्वामी को भीम कोरेगांव मामले में पानी पीने के लिए स्ट्रॉ देने से इनकार कर दिया था। वो कोविड से लेकर कंपन की बीमारी से बुरी तरह पीड़ित थे। उन्हें यूएपीए के तहत अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। सरकार उनकी जमानत का विरोध करती रही और पिछले साल जुलाई में जब उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही थी, तब अदालत को बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। बढ़ती असहिष्णुता की मिसाल एक लखीमपुर खीरी कांड से बेहतर नहीं हो सकती, जहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके साथियों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी जीप से कुचलने का आरोप लगता है। 3 अक्टूबर 2021 को हुई इस घटना के बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 15 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी गई।
बहरहाल ये साफ है कि समाज और सियासत में अब सहिष्णुता की कोई दरकार नहीं रही। ऐसे में लोकतंत्र के बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ने का खतरा साफ नजर आ रहा है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। देश के जिस हिस्से में जाति व्यवस्था अब भी मजबूत है, वहां निचली जाति के गरीब लोगों को सवर्णों और दबंगों का कहर झेलना पड़ता है। आर्थिक रूप से मजबूत हुए पिछड़े वर्ग के लोग भी इस भेदभाव और अत्याचार की व्यवस्था का विरोध करने के बजाय समर्थन करते हैं। ऐसे में मुसलमानों के प्रति बैर भाव के साथ दलितों और महिलाओं को भी असहिष्णुता का शिकार होना पड़ता है। यूँ सिर्फ सिनेमा, समाज, सियासत ही नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र के पवित्र मंदिरों में भी बढ़ती असहिष्णुता सबसे बड़ी चिंता का विषय है। राज्यों के विधानसभा से लेकर देश की संसद तक कोई भी संसदीय राजनीति में बढ़ती असहिष्णुता से अछूता नहीं दिखता। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों की विधानसभाओं में आए दिन लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीरें हमारे सामने होती हैं। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले 72 सांसदों में से कई सांसदों ने राजनीति में आ रहे इस बदलाव पर चिंता जताई, तो त्रिपुरा CPM की झरना दास वैद्य तो भावुक भी हो गईं। संवैधानिक संस्थाओं और संसदीय लोकतंत्र पर असहिष्णुता के असर और लोकतंत्र के चारों स्तंभों की भूमिका पर ये हमारी खास रिपोर्ट। अब लोकतंत्र के मंदिर लोकतांत्रिक संवाद के लिए नहीं, धक्का मुक्की, अपशब्द और हिंसा के लिए पहचाने जाते हैं, जबकि संसदीय लोकतंत्र में विधानसभाएं और संसद सर्वोच्च मानी जाती है। लोकतंत्र के मंदिर जनता को अधिष्ठाता के रूप में पूजने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ अब जनहित पर चर्चा के बजाय तू तड़ाक से मसले निपटाए जाते हैं। 1/3 सांसदों की आपराधिक पृष्ठभूमि होती है। ऐसे में सहिष्णुता से संवाद की उम्मीद करना अपने आप से मजाक करने जैसा है। हालात ये है कि संसदीय बहस का स्तर बहुत गिर गया है। विधेयक बगैर बहस पारित कराए जा रहे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को भी ये कहना पड़ा कि संसद के बनाए कानूनों में अब स्पष्टता नहीं रही और ऐसा बगैर बहस के कानून पारित कराने की वजह से हो रहा है। If you see the debates which used to take place in the houses those days is very, very wise, constructive, and they used to debate any legislation which they are making. I have seen debates which has taken place about Industrial Dispute Act, some amendments and all that. The burden of the courts while interpreting or implementing the law is less. So we had a clear picture what the legislature thought, what they want to tell us, why they are making such a legislation. पिछले 15 अगस्त को जब मुख्य न्यायाधीश ने ये चिंता जाहिर की थी, तब संसद से बगैर चर्चा के पारित हुए विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 समेत कम से कम 8 विधेयक शामिल थे। संसदीय इतिहास में 11 अगस्त 2021 वो काला दिन था जब विवादास्पद सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण बिल को राज्यसभा में हंगामे के बीच पारित करा लिया गया। Members may move their amendments at this stage without any speech. Shri Binoy Vishwam, are you moving your amendment? He is in the well. Shri Alamaram Kareem, are you moving your amendment? He is not in his place. विपक्ष बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग को लेकर राज्यसभा में एकजुट था, लेकिन सरकार हंगामे के बीच चर्चा कराने पर अड़ी हुई थी। इस पर CPI सांसद विनोय विश्वम ने रिपोर्टर की टेबल पर चढ़ने की कोशिश की। सभापति BJD सांसद सस्मित पात्रा ने तुरंत सदन स्थगित कर दिया और सदन के भीतर 50 पुरुष मार्शल बुला लिए गए, जिनसे विपक्षी सांसद बहस करते नजर आए और जल्द ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। वहीं 21 अगस्त को फिर राज्यसभा में कृषि कानून को बगैर बहस और बगैर वोटिंग के पास करा लिया गया। तब विपक्ष का आरोप है कि सांसदों ने अपनी बेंच से डिवीजन की मांग की थी, लेकिन उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इसे गलत बताया।
बाद में टीवी फुटेज से मालूम हुआ कि विपक्ष सच बोल रहा था, लेकिन तब तक 12 विपक्षी सांसदों को हंगामे के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया और जब वो गांधी प्रतिमा के पास रात भर धरने पर बैठे तो अगले दिन सुबह सभापति कैमरा टीम लेकर उन्हें चाय पिलाने पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह चोर दरवाजे से बिल पास कराया गया, उसी तरह यूपी चुनाव की वजह से बगैर बहस के किसान कानूनों को रद्द कर दिया गया। इससे पहले 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण संसद की मॉनसून सत्र की अवधि कम कर दी गई, प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया और 0 आवर के समय में भी कटौती कर दी गई। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सदस्य जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। इससे पहले ये भी घोषणा की गई थी कि इस दौरान निजी विधेयक भी पेश नहीं किया जा सकेगा। बहरहाल कोरोना के कारण सरकार की इस कोशिश को जायज ठहराया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि संसदीय कार्यवाही से संवाद गायब होता जा रहा है। सरकार का एक आलाप सुनाई पड़ता है, विपक्ष के बोलने की कोशिशें सत्ता पक्ष के मुद्दा उठाते ही हमलावर हो जाता है। 72 राज्यसभा सांसदों की विदाई के मौके पर सीपीएम की झरना दास वैद्य संसदीय कार्रवाई के गिरते बहस को लेकर भावुक नजर आई। मुझे आज याद आ रही है अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को बहुत याद आ रहा है, क्योंकि तब ऑपोजिशन में थे, हम लोग भी ऑपोजिशन में थे, लेकिन तब हम लोग बोलते थे। एंड ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी सुनना भी चाहते थे एंड बोलना भी होता था, लेकिन आज से देखते हो पेशेंस कम हो रहा है। ये मेरा दुख है, पेशेंस कम हो रहे हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। पिछले 7 साल में विपक्ष को गैर जिम्मेदार और सरकार को जनता का सच्चा हितैषी और राष्ट्रवादी बताने की मुहिम इस कदर चलाई गई कि विपक्षी सांसदों में अब संवाद के लिए कोई उत्साह नजर नहीं आता। When I came to Parliament, I always envisioned, thought of a Parliament as a supreme body, because legislature, judiciary, and executive, these are 3 organs of the government. But what I found is the government actually is supreme and not Parliament, because they ultimately they have an overpowering say even on the Parliament. Now, somewhere I feel that the Parliament should be empowered again, and especially when we are debating and we are suggesting good amendments also, they are never believed or never so done. संसद से सहिष्णुता शब्द व्यवहार में लुप्त होता जा रहा है। सरकार ने संसद में जनहित के मुद्दों पर बहस की मांग को सदन के वक्त की बर्बादी से जोड़ दिया गया। उन्हें रोज अनुशासन का पाठ पढ़ाए जाने लगा। सीपीएम सांसद ने महात्मा गांधी का हवाला देकर बताया कि विपक्ष का काम जिम्मेदाराना तरीके से अवज्ञा करना है। Sir, in democracy, obedience only in the democracy. Mahatma Ji told, responsible disobedience. I stand there, sir. Disobedience in certain occasions, it is not a disrespect to this house. Sometimes we are compelled to do so. संसदीय लोकतंत्र के चारों स्तंभ संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो संवाद और सहिष्णुता का माहौल देश में सुनिश्चित करें, लेकिन इसके उलट हालात है। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने तो अब सीबीआई की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठा दिए। When it comes to the CBI, it possessed immense trust of the public initial phase, but with the passage of time, like every other institution of repute, the CBI has also come under deep public scrutiny. Its actions and inactions have often raised questions regarding its credibility in some cases. वहीं देश में असहिष्णुता को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका भी जग जाहिर है। वहीं सांप्रदायिकता को भड़काने में सोशल मीडिया जिस तरीके से मददगार है, उसकी एक बानगी ये वीडियो है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। दुनिया के सबसे ऊंचे मानवीय आदर्श भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। इन्हीं मूल्यों को राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उतारकर महात्मा गांधी ने दुनिया जीत ली थी। उनके व्यक्तित्व को
रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म की दरकार नहीं थी। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर समकालीन विश्व नेता उनके मुरीद थे, लेकिन अहिंसा, दया, करुणा और प्रेम को कायरता बताकर असहिष्णुता को बढ़ावा देना अतीत की तरफ लौटने के बराबर है। यहाँ मुझे पाकिस्तान की कवित्री फहमीदा रियाज की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुँची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, बहुत बधाई। दरअसल यही हाल आज है जिस पाकिस्तान की आलोचना हम करते थे कि वहाँ मानवता जीती ही नहीं, मानवता मर गई है। आज हमारे भारत में कुछ उसी स्थिति में मानवता सिसकती दिख रही है। इस उम्मीद के साथ कि तस्वीर बदलेगी। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।